स्टूडेंट, कल हमने लुम्सडेन के अनुसार लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी के 3 घटक बताए थे या उपागम बताए थे। तो उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि कठोर शिल्प उपागम या तकनीकी प्रथम का नाम है, और कोमल शिल्प उपागम यानी कि शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, और तीसरा था प्रणाली विश्लेषण या फिर शैक्षिक तकनीकी तृतीय। तो ये जो शैक्षिक तकनीकी तृतीय या फिर प्रणाली विश्लेषण, कठोर शिल्प उपागम या फिर शैक्षिक तकनीकी प्रथम और कोमल शिल्प उपागम या शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को मिला के इसका निर्माण हुआ है। तीसरी जो हमारी शैक्षिक तकनीकी तृतीय है उसका निर्माण दोनों को मिला के हुआ है, ये मैं बता चुकी थी। और जैसा कि कठोर शिल्प उपागम तकनीकी यांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है और कोमल शिल्प उपागम सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। और शैक्षिक तकनीकी के प्रकार मैंने बताए थे कि कितने प्रकार हैं। तो शिक्षण तकनीकी, अनुदेशात्मक तकनीकी, व्यवहारिक तकनीकी और अनुदेशात्मक रूपरेखा, ये 4 हैं। अगर हम इसे शॉर्ट में याद करें तो टीटी, आईटी, वीटी, आईडी, ये शॉर्ट में हम इसे याद कर सकते हैं। और इनका नाम है, टीटी का मतलब है टीचिंग टेक्नोलॉजी, और आईटी का मतलब है इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, और वीटी का मतलब है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, और आईडी का मतलब है इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन। तो ये इनका शॉर्ट नेम अगर हम याद करें कि शिक्षण तकनीकी के प्रकार टीटी, आईटी, वीटी, आईडी ये हैं। और कल हमने देखा था ये शैक्षिक तकनीकी के उपागम देखे थे। तो हमारा प्रणाली विश्लेषण चल रहा था, तो प्रणाली विश्लेषण के बारे में भी मैंने काफ़ी कुछ बता दिया था। तो इसके भी तीन प्रमुख तत्व हैं, जो कि अदा, प्रक्रिया और प्रदा, और एक फोर्थ भी है पर्यावरण संदर्भ। तो ये हैं 4 तत्व इसमें महत्वपूर्ण हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम देखेंगे कि शैक्षिक तकनीकी तृतीय के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे। पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कठोर शिल्प उपागम या शैक्षिक तकनीकी प्रथम के अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री पर जोर दिया गया है, और ये उपागम भौतिक विज्ञान और अभियंत्रण तकनीकी से जुड़ा हुआ है ना। और ऐसे ही कठोर शिल्प उपागम, जैसे इसमें हम कठोर शिल्प उपागम किन्हें मानते हैं, तो चौक है, वर्ड है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, वीसीआर, मॉनिटर, कंप्यूटर, ऑडियो रिकॉर्डर, खाली कागज, ये सब क्या है, कठोर शिल्प उपागम के उदाहरण हैं। और कोमल शिल्प उपागम के उदाहरण चौक का कार्य, जिससे चौक से जो लिखा जाता है, या ट्रांसपेरेंसीज हैं, स्लाइड्स हैं, वीडियो प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये सारे मैंने बताए थे। लिखित सामग्री है जो, ये सारे मैंने बताए थे। और जो हार्डवेयर उपागम है या फिर कठोर शिल्प उपागम, एक ही बात है। तो उसमें शिक्षण मशीनों का प्रयोग किया जाता है। और कोमल शिल्प उपागम या सॉफ्टवेयर उपागमों में अधिगम सामग्री, जैसे अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, शिक्षण अधिगम के मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण अधिगम की युक्तियों और प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये मैं सारा कल बता चुकी हूँ आप लोग को। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो शैक्षिक तकनीकी प्रथम और शैक्षिक तकनीकी द्वितीय एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, और ये दोनों ही शिक्षा को, शैक्षिक तकनीकी को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। ये सारा मैं बता चुकी थी। आज हम प्रणाली विश्लेषण के बारे में भी हम देख चुके थे, जिसे शैक्षिक तकनीकी तृतीय के नाम से भी जानते हैं। और इसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, ये भी बता चुकी थी। इसमें प्रशासन, प्रबंध, व्यापार और सेना आदि से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनके विषय में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार रहता है। इसीलिए इस उपागम को प्रबंध तकनीकी उपागम भी कहा जाता है। ये मैंने कल भी बताया था आपको। इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंध की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने में किया जाता है।
या हम ये भी कह सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी तृतीय शैक्षिक प्रशासन के विकास तथा अनुदेशन की रूपरेखा बनाने में सहयोग प्रदान करती है। इस प्रणाली में शैक्षिक व्यवस्था कम खर्च में अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनती है। प्रणाली विश्लेषण का प्रमुख आधार विज्ञान और गणित है, ये भी कल बताया था मैंने। शैक्षिक तकनीकी तृतीय का निर्माण शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर हुआ है ना। और गेस्टाल्टवादियों ने मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित ने मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है ये शैक्षिक तकनीक, ये बताया है। और इसके अनुसार शैक्षिक व्यवस्था या शैक्षिक प्रणाली को 4 तत्वों में बांटा है। कौन से 4 तत्व? अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे मैंने, फिर बता देती हूँ। अदा, प्रदा, प्रक्रिया और पर्यावरण संदर्भ। तो ये मैंने बताया है। अदा क्या होता है? इनपुट, प्रदा आउटपुट, प्रक्रिया प्रोसेस और पर्यावरण संदर्भ एनवायरनमेंट कॉन्टेक्ट। आगे और मैंने शैक्षिक तकनीकी के प्रकार बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी और अनुदेशन प्रारूप। तो जैसा कि इसमें जो है शिक्षण तकनीकी, ये इसका संबंध शिक्षा से है। ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा देना और शिक्षा प्रदान करना, है ना। और तकनीकी का मतलब तो जानते ही हैं। तो ये किस लिए बना है? शिक्षा में परिवर्तन के लिए, शिक्षा को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए, ठीक है। वैज्ञानिक नई विधियों का प्रयोग करके शिक्षा को स्तर ऊंचा करने के लिए, है ना। ऐसे ही अनुदेशन तकनीकी, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनुदेशन का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन देना या सूचनाएं प्रदान करना, ठीक है। और तकनीकी आप जानते ही हैं। और व्यवहार तकनीकी यानी कि बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, तो ये भी व्यवहार में परिवर्तन के लिए, है ना। और एक अनुदेशन प्रारूप होता है, तो इसका होता है इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन। तो ये हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसका वैसे है वैज्ञानिक विधियों से जांच किए गए सिद्धांतों से है, और छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सीखने के सिद्धांतों के साथ साथ शिक्षण की परिस्थितियों, कार्यों और विधियों और उपागमों के सम्मिलित रूप को अनुदेशन प्रारूप कहा जाता है। चलिए हम जल्दी से वो देख लेते हैं, हमारा थोड़ा सा रह गया था, तो ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। प्रणाली उपागम शैक्षिक तकनीकी तृतीय के प्रमुख तत्व वर्ग। यहाँ अदा का अर्थ है वे सभी व्यवहार या क्षमताएं जो किसी शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षण कार्य शुरू करते समय शिक्षक एवं छात्रों के माध्यम से मिलती है। प्रक्रिया का यहाँ तात्पर्य है वे सभी कार्य जिनकी मदद से अदा या उपलब्ध व्यवहारों में परिवर्तन किया जाता है। प्रदा से तात्पर्य उस व्यवहार से जिसे प्राप्त करने के लिए प्रणाली को निर्मित किया जाता है। प्रदा मैंने बताया था, आउटपुट को बोलते हैं। पर्यावरण संदर्भ, पर्यावरण के उन तत्वों को कहा जाता है जिनसे यह प्रणाली प्रभावित होती है। शैक्षिक तकनीकी थर्ड के प्रयोग से शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रणाली विश्लेषण किया जाता है, जिससे कि संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को सुधारने का प्रयास किया जाता है। यह उपागम छात्र केंद्रित होता है। एक विद्वान के अनुसार संक्षेप में यह उपागम समस्याओं के समाधान के लिए निर्णयों पर पहुंचने की विधि है, और यह विधि शिक्षण तथा प्रशिक्षण व्यवस्था को नवीन परिवर्तनों के अनुसार बढ़ने तथा विकसित करने में भरपूर सहायता प्रदान करती है। शैक्षिक प्रशासन तथा शैक्षिक प्रबंधन की समस्याओं के समाधान में इस उपागम का अत्यंत सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। इस प्रणाली विश्लेषण उपागम ने शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के लिए एक वैज्ञानिक एवं संख्यात्मक उपागम प्रदान किया है। यह उपागम अधिक वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित तथा शुद्ध माना जाता है। यह उपागम
यद्यपि शैक्षिक तकनीकी तृतीय अथवा प्रणाली विश्लेषण कहलाता है। देखिए इसके कई नाम है, याद कर लीजिएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। कुछ शिक्षाविद इसे शैक्षिक प्रबंध के नाम से भी पुकारते हैं। देखिए एक और नाम आ गया है शैक्षिक प्रबंध, परंतु शैक्षिक तकनीकी विशेषज्ञ प्रणाली विश्लेषण का इसे नाम देना सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं। आजकल यह उपागम शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसके प्रयोग से शिक्षा, शैक्षिक प्रणाली, शैक्षिक प्रशासन तथा शैक्षिक प्रबंध आज अत्यंत प्रभावशाली, संयमित, कम खर्चीला तथा महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। प्रणाली उपागम। प्रणाली उपागम का द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जन्म हुआ, ये मैं बता चुकी हूँ आप लोग को। तब से अब तक इसने उद्योग, सरकार, सेना तथा व्यापार के क्षेत्र में प्रबंध संबंधी निर्णयों, मैनेजमेंट डिसीजन को विशेष रूप से प्रभावित किया है। सिस्टम या प्रणाली का अभिप्राय एक निश्चित व्यवस्था से, व्यवस्था का अभिप्राय एक क्रमबद्ध संगठन से है जिसमें प्रत्येक अंश का दूसरे अंश से संबंध स्पष्ट होता है। वास्तव में सिस्टम अप्रोच इज अ थ्रो एनालिसिस ऑफ अ सिस्टम ऑफ सब सिस्टम। दिस टर्म कवर्स अ बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सिस्टम एनालिसिस। देखिए ये आपकी समझ में आ ही गया होगा यहाँ तक, क्योंकि ये मैं कल भी आपको करा चुकी हूँ और इसको मैंने अच्छे से समझा भी दिया है कि ये क्या है प्रणाली उपागम, कैसे इसका निर्माण हुआ, ये सब मैं बता चुकी हूँ। आगे चलते हैं। प्रणाली उपागम के अंतर्गत 3 चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रणाली उपागम, प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली के 3 भाग होते हैं। उद्देश्य इस बात का ज्ञान देता है कि क्या करना है, क्यों करना है। ये ध्यान रखिएगा कि प्रणाली उपागम के अंतर्गत 3 चीज़ें कौन सी महत्वपूर्ण हैं, तो ये ऊपर दी हुई हैं और प्रणाली के 3 भाग होते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा है प्रक्रिया, प्रोसेस। प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न क्रियाएं आती हैं। तीसरा पाठ्य वस्तु, इसका संबंध प्रणाली के उप अंगों से होता है। प्रणाली उपागम के सोपान। देखिए मिक्स मत कर दीजिएगा, जो सोपान है वो सोपान है, जो प्रणाली के 3 भाग हैं वो भाग ही हैं और ये अलग अलग हैं, तो आप लोग मिक्स मत कर दीजिएगा। आवश्यकता की परिभाषा करना, उद्देश्यों का निर्धारण, सीमाओं का विवरण, समस्या समाधान के विकल्पों की खोज, सही विकल्प का चयन, कार्यान्वयन, मूल्यांकन, परिमार्जन या एवं संशोधन। ये इस तरह से दिए हुए हैं। समझ में ना आए तो एक्सप्लेन कर दूंगी, नहीं तो पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। प्रणाली उपागम के विभिन्न सोपानों को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए ये चार्ट बना के दिया हुआ है इन्होंने, ये इसके सोपान हैं जो अभी मैंने ऊपर बताए हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ सकते हैं। इस चार्ट को समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं जल्दी से, क्योंकि आज मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है। इसे बंद कर दो जरा, पेज उड़ रहा है। प्रणाली उपागम की शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता। जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बस अब क्या बोलूँ मैं। चलिए, शैक्षिक प्रबंध के क्षेत्र में यह वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक उपागम प्रस्तुत करती है, जिससे कि शैक्षिक प्रशासन की जटिल समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रणाली उपागम के माध्यम से और अधिक उन्नत एवं उपयोगी बनाया जा सकता है। यह शैक्षिक समस्याओं के समग्र रूप से अध्ययन करने में उपादेय सिद्ध हुई है। शैक्षिक प्रणाली में उचित, वस्तुनिष्ठ तथा सही प्रकार के परिवर्तन लाने में यह उपागम श्रेष्ठ सिद्ध हुआ है। प्रणाली उपागम छात्रों के उद्देश्यों से परिचित कराता है और उन्हें सही अधिगम अनुभव देने में सहायता करता है। शिक्षण के समय प्राप्त प्रत्येक स्रोत का पूरा उपयोग करता है। यह शैक्षिक सामग्री की तैयारी, शैक्षिक वातावरण के नियंत्रण तथा प्रबंध करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ है। तो ये थी हमारी प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली उपागम, जो कि आज फिनिश हो गया है। कल थोड़ा सा रह गया था,
आज ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे नया टॉपिक क्या लेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि आज मैंने बहुत जल्दी में समझाया। जल्दी में इसलिए भी समझाया, आज थोड़ी सी बिज़ी हूँ मैं, और दूसरा कि ये मैं पहले समझा चुकी हूँ, इसलिए आज मैंने इतना डीपली नहीं समझाया। फिर भी मैं बोल रही हूँ, अगर नहीं समझ आया हो तो आप लोग मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। और आप लोग इतने अच्छे से वीडियो देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।